मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे इस जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। कि हम रेगिस्तानियों को तो पीछे मुड़ करके देखने का कोई विकल्प ही शेष नहीं रहता। तो इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है जो हरिवंश राय बच्चन की अनुवादित है कि गहन सघन मनमोहक वन तरु, गहन सघन मनमोहक वन तरु, मुझको आज बुलाते हैं किंतु ये जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। छोटी छोटी चाहनाएं जो आपको अपने रास्ते से डाइवर्ट करती है या फिर आपको रास्ते से भटकाने का काम करती है, उन सभी को छोड़ो और आपका जो मूल लक्ष्य है उसको साधो कि अभी कहाँ आराम बदा, अभी आराम नहीं है जिंदगी में, अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। नमस्कार दोस्तों, ओनली एग्ज़ाम ट्रैक पर आप सभी का स्वागत है। मैं तेजमाल सिंह बाड़मेर के मुंगेरिया गांव से आज आपको नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य से जो मैंने पिछले सत्र में ही उत्तीर्ण किया उसकी कहानी लेकर के आप सभी के बीच में हाजिर हूं। दोस्तों, मेरा सफ़र शुरू होता है बाड़मेर से और जब बाड़मेर में मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद में मुझे जयपुर जाना हुआ। तो जयपुर जब जैसे ही मैं गया तो मैं पहली बार इन सारी चीज़ों से अवगत हुआ कि जो हायर एजुकेशन की जो लाइन है वो किस प्रकार है। जो आपके साथी होते हैं या फिर जो आपके सहयोगी होते हैं वही आपको बनाते हैं, वही आपको बिगाड़ते हैं। तो आपको यदि साथी अच्छे मिले हों, अच्छे स्वभाव के मिले हों, निश्चल मन के मिले हों, तो निश्चित तौर पर आप गलत रास्ते पर हैं तो भी सही रास्ता एक न एक आपको मिल जाता है। तो जब तक मैं बाड़मेर था तब तक हमारी गिनती एक घूमने वालों में, इधर उधर डोलने वालों में आती थी। हमारे कई सारे मित्र थे, हम बैठे रहते थे कॉलेज में। कुछ ज़्यादा ऐसा करियर का, कंपटीशन का और जीवन को आगे बढ़ाने का कुछ ऐसा था नहीं। कभी सम्मेलन होते थे वहीं चले जाते थे, बैठे रहते थे दिन पूरा दिन पूरी रात वहाँ बैठे रहते थे, बातें करते थे। करियर बनाने के बारे में पहली बार जयपुर जाने के बाद में कुछ भान हुआ। तो जैसे ही जयपुर जाना हुआ तो डॉक्टर रहमत दान जी भियाड़ और संजय दान जी, उनका मार्गदर्शन था और उन्होंने इस रास्ते पर मुझे लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया और मुझे पग पग पर उनका मार्गदर्शन रहा। तो आज तक की जो मेरी जो जर्नी रही है उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो आपके साथ में रहते हैं, आपके जो सहयोगी होते हैं, उनका जब आपकी जब सफलता की बात आती है और उनका आप जिक्र नहीं करते हैं तो वो एक प्रकार से नाइंसाफ़ी होती है। एक शेर है कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, ले चलो तो सारे जहां को साथ लेकर चलो। तो साथ लेकर चलने की जो बात है वो आपके मित्रों से, आपके जीवन के घटनाक्रम से, इन सब से सीखने को मिलती है। दोस्तों, हमारा रेगिस्तान का भाग जिस प्रकार से हमारे परिवार हैं, सभी सामान्य परिवारों से आते हैं, सभी झोंपड़ियों से निकले हुए लोग हैं और उस परिस्थिति से निकल करके पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों से मुकाबला करना और उसके बाद में अपनी जगह पक्की करना एक अलग प्रकार का अनुभव होता है और सफलता से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। साहित्य में कहा गया है कि व्यक्ति की सफलताएं हमेशा निजी होती है, सफलताएं असफलताएं हमेशा निजी होती है, उसमें लोक का कुछ नहीं होता है। लेकिन उसमें से जो सूत्र अपनाए जाते हैं या फिर उस सफलता तक पहुंचने के लिए जो रास्ते अपनाए जाते हैं वो पूरे के पूरे लोक के होते हैं, वो एक प्रकार से सार्वजनिक होते हैं। तो हमेशा व्यक्ति को अपने जो रास्ते हैं या फिर अपने जो मार्ग है, जो अच्छे मार्ग हैं, वो लोगों के बीच में साझा करने चाहिए, लोगों के बीच में शेयर करने चाहिए। तो जयपुर जाने के बाद में JNU दिल्ली का एंट्रेंस एग्ज़ाम लगा मेरा और मैं पहले एग्ज़ाम में उत्तीर्ण नहीं हो पाया था, मुझे मार्क्स भी बहुत कम आए थे। जब दूसरी बार मैं परीक्षा में बैठा, JNU की परीक्षा 6 महीने बाद वापस लगी, तो उस परीक्षा में मेरे वेटिंग में नंबर आ गया था और फाइनल सिलेक्शन उसमें भी नहीं हुआ। फिर मुझे कोटा से, ओपन कोटा से MA करनी पड़ी हिंदी साहित्य से और उस समय दूसरा कोई रास्ता नहीं था, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। कहा जाता है कि कंपटीशन की जो लाइफ है आज की, उसमें व्यक्ति को 10वीं के बाद में इस प्रकार से झोंक दिया जाता है कि वो ग्रेजुएशन तक आते आते कुछ न कुछ हासिल कर लेता है और वो सफलताएं ऐसी होती है कि उसमें पटवारी, ग्राम सेवक, ये छोटी छोटी जितनी भी सारी भर्ती है, इनके लिए व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है।
हम उस उम्र तक तो बिल्कुल ऐसे घुमंतु रहे, कुछ ज्ञात नहीं था, कुछ कोई बताने वाला नहीं था, और परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी थी कि 50 घरों का एकमात्र मैं पहला ग्रेजुएट था। तो ऐसी परिस्थिति से निकल करके आप जयपुर के छात्रों के बीच में जाते हैं या फिर उन लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको भान होता है कि दुनिया बड़ी विस्तृत है, यहाँ का कंपटीशन का जगत है वो बहुत बड़ा है, और इसमें अपने आप को ढालने के लिए आपको और ज़्यादा उन्नत होना पड़ेगा। तो जेआरएफ की तैयारी के लिए रहमत दान जी का, संजय दान जी का पूरा मार्गदर्शन रहा। तो ये बड़े एग्ज़ाम, मैंने कहा कि इसमें मार्गदर्शन के बिना आप उत्तीर्ण नहीं हो सकते जब तक आपके पास में उन्नत मार्गदर्शन नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि इसे किस प्रकार से फाइट करना है, किस प्रकार से इस एग्ज़ाम में आपको लड़ना है। ये बताने वाले साथी जब हों आपके पास में तो आपके लिए सफलता कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसे हासिल कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर यह बात मैंने महसूस की है यहाँ तक पहुँचने के बाद में। अभी मेरे तमिलनाडु में पीएचडी स्टार्ट हुई है ईश्वरदास पर, जो पश्चिमी राजस्थान के ही कवि थे। तो यहाँ तक की जो जर्नी है, जेआरएफ उत्तीर्ण करना, उसके बाद में पीएचडी का दाखिला, ये सब एक प्रकार से कल्पना से बाहर की चीज़ थी मेरे लिए, खास करके जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ। मेरे 5-6 किलोमीटर के घर के नज़दीक कोई किसी प्रकार की कोई किराना की शॉप नहीं है, कोई दुकान नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि वो ढाणी किस प्रकार से रही होगी, हमारे घर वहाँ किस प्रकार होंगे, और ये रेगिस्तान की हमारी अपनी दास्तां है। लेकिन इसके बाद में भी जो संघर्ष की जो प्रेरणा है वो हमें हमारे घर से मिलती है। उसके बाद में भी जो इन सारे के सारे संघर्षों से पार जाने की जो बात है, या फिर उससे बाहर जाने की जो हमारी जो प्रेरणा है, वो हमें हमारे घरों से मिलती है। पूरे रेगिस्तान की ये दास्तान है, पूरे रेगिस्तान की ये कहानी है। तभी तो कहा जाता है कि ज़मीं के सारे मुल्क यूँ शर्मिंदा है, ज़मीं के सारे मुल्क यूँ शर्मिंदा है, तहजीब तो मेरे रेगिस्तान में जिंदा है। तो उस रेगिस्तान की जो दास्तां होती है या फिर रेगिस्तान की जो पीड़ा है, वो पीड़ा ही हमें आगे बढ़ने के लिए बार बार हमें प्रेरित करती है, हमें ये भान कराती रहती है कि आप किस जगह से आए हैं और आपका मुकाबला किन से है। और वो जब आपके चेतन में बात घूमती रहती है तो आप अपने आप, आपके भीतर प्रेरणा आती है, आपके भीतर एक जुनून आता है। और फिर एक शेर है कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे इस जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। तो हमारे रेगिस्तान की जो वो प्रेरणा है वो हमें बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स में, बड़े से बड़े मुसीबतों से सामना करना हमें सिखाती है। हमने भले ही अब्दुल कलाम को, विवेकानंद की जीवनी को हमने अपने घरों में नहीं सीखा हो, लेकिन हमारा पिता जब 8 घंटे खेत में सूड़ करके वापस घर में आता है तो हमारे लिए वो विवेकानंद और अब्दुल कलाम से किसी प्रकार से कम नहीं है। तो एक प्रकार से संघर्ष से पार जाने की जो प्रेरणा है वो रेगिस्तान के बच्चों को अपने घर से मिलती है। तो नेट जेआरएफ की जो बात है, मैंने एमए कोटा से किया और एमए करते करते फाइनल ईयर में मेरी नेट जेआरएफ हुई थी। पहली बार नेट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें केवल नेट पास हुई थी। दूसरी बार जब एग्ज़ाम दिया था अच्छे ढंग से, एक अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके जीवन में। अनुभव के बिना कोई भी कार्य आप करते हैं तो एक प्रकार से अधूरा होता है। और अनुभव किससे मिलता है? आपके मित्रों से मिलता है, आपके आसपास में जो आपके सहयोगी है वो आपको बताते रहते हैं कि आपको किस प्रकार से इस यात्रा में आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आपको चीज़ों को फॉलो करना है, कौन सी चीज़ें अपनानी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है। ये सभी आपके मित्रगण बताते हैं, आपके सहयोगी बताते हैं, जो पहले सफल हुए हैं वे लोग बताते हैं। तो हिंदी साहित्य में मैं नया था, एक प्रकार से मेरा 12वीं में किसी प्रकार का हिंदी साहित्य को कोई लेना देना नहीं था। हिंदी साहित्य में मैं बाद में आया, लेकिन मैं साहित्य से परिचित था। मैंने राजस्थानी की कई सारी किताबें पढ़ी थी, मैंने हिंदी की भी कई सारी किताबें पढ़ी थी, लेकिन एकेडमिक तौर पर विषय को पढ़ना और साहित्यिक तौर पर विषय को पढ़ना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। साहित्य पढ़ना अलग बात है और साहित्य में सफल होना अलग बात है। इन दोनों में किताबें होती वो अलग अलग होती हैं। हाँ, समझ आपकी काम आती है उस जगह। आपने जो पहले पढ़ा है, आपने लिटरेचर पढ़ा है, आपने लिटरेचर लिखा है, आपने कविताएं लिखी है, आपने कहानियां लिखी है, तो साहित्य की मोटा मोटी एक समझ आपको आ जाती है। फिर आपको आगे वाली जो चीज़ें हैं या फिर जो एकेडमिक तौर पर जो साहित्य है या फिर एकेडमिक तौर पर जो पठन पाठन है उसका आपको मोटा मोटी भान हो जाता है। तो हिंदी साहित्य में यदि आप नेट करना चाहते हैं या फिर हिंदी साहित्य में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कुछ पुस्तकें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे साझा करनी थी और मैंने वही पढ़ी थी। मेरा सब्जेक्ट के लिए ये ख्याल है कि कोई भी विषय हो, विषय ऐसा चुनना चाहिए व्यक्ति को 10 से 12 घंटे भी आदमी उस विषय में अध्ययन करे तो उस विषय में उसको बोरियत महसूस नहीं हो।
आपका विषय आपको इतना प्रिय होना चाहिए। हिंदी साहित्य हो, इतिहास हो, भूगोल हो, कोई भी विषय हो, लेकिन आपको विषय से इतना प्रेम होना चाहिए कि 10 से 12 घंटे भी आप उस विषय के करीब रहें, तो आप दूसरी चीज़ें पढ़ते हुए जब भी बेचैन हो तो अपने विषय की तरफ जाएं। तो विषय हमेशा ऐसा चुनना चाहिए जिसमें आपको सहजता महसूस हो, जिसमें आपको आपकी रुचि हो। तो रुचि के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी की जो छोटी किताब आती है, जिसे यूपीएससी के कई लोग फॉलो करते हैं, हालांकि वो किताब इतने सुंदर ढंग से लिखी गई है जिसमें एक कोई नया विद्यार्थी भी यदि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आना चाहता है तो उसके लिए एक प्रकार से वो आरंभिक गीता कुरान है। विश्वनाथ त्रिपाठी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, उनकी लिखी हुई किताब, बहुत छोटी किताब है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। सबसे पहले मैंने वही किताब पढ़ी थी। उसके बाद में कुछ अन्य जो किताबें हैं जो हमारे लिए एक प्रकार से तथ्यात्मक ज्ञान को उन्नत करती हैं। डॉक्टर नगेंद्र की किताब, मैंने उसमें से कुछ अंश पढ़े थे क्योंकि वो बहुत बड़ी किताब है, तो नगेंद्र की किताब से कुछ अंश पढ़े थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य की किताब है उसे जो अच्छे ढंग से पढ़ लेता है उसकी हिंदी साहित्य के संबंधित आदि परीक्षाएं वैसे ही पास हो जाती है। इतनी अच्छी वो किताब है, क्योंकि जितने भी प्रश्न घुमा फिरा करके उठते हैं वो शुक्ल की शुक्ल की लिखी हुई किताब से उठते हैं। तो शुक्ल की जो अवधारणाएं थी साहित्य के प्रति, शुक्ल जी की जो काव्य पंक्तियां जो शुक्ल जी ने अलग अलग कवियों की चुनी हैं, लगभग हर एक परीक्षा में संजय दान जी कहा करते थे कि शुक्ल को पढ़ो और आधी हिंदी की आधी जो परीक्षा है उसे पास करना, आधी यात्रा आपकी हो गई शुक्ल को पढ़ने से। इतनी वो महत्वपूर्ण किताब है। तो उसके पद, उसकी लिखी बातें, उनकी अवधारणाएं, वो एक प्रकार से आपके लिए इतनी काम आती है कि आप दूसरी भी कोई साहित्य में संबंधित चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें भी वो मददगार होती है। फिर सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे करके एक तथ्यात्मक ज्ञान की बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा संग्रह है वो। मैंने ये किया कि हर एक विषय का अलग अलग खुद का एक मैटर तैयार किया, खुद के नोट्स तैयार किए। तो विषय के संबंधित आपकी खुद की अवधारणाएं होनी चाहिए, आपका खुद का उसके अंदर होना चाहिए सारी चीज़ें जो आपने किताबों से लेकर के अपनी खुद की तरफ से बनाई हो। तो नोट्स तैयार करना एक प्रकार से आप उस सब्जेक्ट में भीतर उतरते हैं, गहरे से उतरते हैं, फिर उनमें से चीज़ें छांटते हैं, तो आपका मस्तिष्क पूरी तरह से उन चीज़ों में मिल जाता है, लग जाता है, और उसके बाद में जो चीज़ निकल करके आपके सामने आती है उससे बड़ी से बड़ी परीक्षाएं उत्तीर्ण की जा सकती है। तो नोट्स मेकिंग की प्रक्रिया मैंने अपनाई थी, हर एक बिंदुवार अलग अलग विषयों को लेकर के और अलग अलग पुस्तकों का सहारा लेकर के। पाश्चात्य काव्य शास्त्र उसमें एक भाग जुड़ा हुआ है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर मैंने अलग से कोई किताब नहीं पढ़ी थी। पहले जो प्रतियोगिता साहित्य की जो बड़ी किताब आती है उसमें से ही मैंने पढ़ा था। अब प्रतियोगिता साहित्य का जो दूसरा प्रकाशन आया है वो बहुत छोटा और उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो अभी जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं ज़्यादातर पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र को लेकर, उसमें जो विवेक शंकर की किताब है उस किताब को अच्छी बता रहे हैं। मैंने उस किताब को भी देखा है और हालांकि मैं कह सकता हूं कि वो किताब परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये हिंदी साहित्य का मोटा मोटी विवरण था हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। हिंदी साहित्य के जो बीज पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो अशोक तिवारी जी की वो लिखी हुई प्रतियोगिता साहित्य की पुरानी किताब है वो महत्वपूर्ण है। उसमें छोटी छोटी टुकड़ों में बीज पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। और प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें KVS मदान की जो किताब है वो बहुत बड़ा लाभ पहुंचाती है। छोटे छोटे बिंदुवार अलग अलग 10 प्रकार के टॉपिक है, उनमें अपने खुद के मैंने नोट्स तैयार किए थे और उसके बाद में परीक्षा में बैठा था और मुझे इस प्रकार से नेट JRF में सफलता हासिल हुई। तो जो व्यक्ति का जीवन है वो निरंतर सफलताओं, असफलताओं और संघर्ष की पूरी दास्तां है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का पड़ाव नहीं होता है कि इसके बाद में जाकर के व्यक्ति के संघर्ष खत्म हो जाते हैं या फिर व्यक्ति की यात्रा खत्म हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होता है। व्यक्ति के सामने नई नई चुनौतियां होती है, नई नई चाहनाएं होती है, उसकी नए नए मार्ग होते हैं। और कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी उन्नति आपको करनी हो आप कर सकते हो। हमारे यहाँ पर एकेडमिक जगत का इतना माहौल नहीं है। PhD धारी है तो अच्छी बात है, वो डिग्री लेकर के बैठा है, उसको कोई ज़्यादा पूछने वाला नहीं है। लेकिन ज्ञान दान में यदि आपको उन्नत होना है, अपना जीवन भी आपको जीना है, अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी है और रिसर्च के फील्ड में आपको आना है, तो यह सबसे अच्छा मार्ग है, स्कॉलरशिप का मार्ग है।
इसमें सरकार आपको राशि मुहैया करवाती है, पैसा मुहैया करवाती है, आप उसमें अपनी ज्ञान पिपासा है उसको भी शांत कर सकते हैं, अपना करियर भी बिल्ड कर सकते हैं और विषय को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आप साहित्य की पूरी की पूरी धारा में रह करके अपना जीवन जी सकते हैं। यूरोपियन कंट्री में जिस व्यक्ति को जिस फील्ड में जाना होता है वह उसी फील्ड में जाता है, उसका संपूर्ण मार्गदर्शन, उसका संपूर्ण ध्यान उसी फील्ड में होता है। और हमारे यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा मस्तिष्क पहले से ही डाइवर्ट कर दिया जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति अपनी चेतना से यात्रा करे तो वो लंबी यात्रा होती है, बनिस्पत किसी को देखा देखी यात्रा करे। तो व्यक्ति को हमेशा अपना खुद का रास्ता ढूंढना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए कि आपकी यात्रा किस दिशा में अधिक उन्नत हो सकती है, या फिर आप किस रास्ते पर जाने को ज़्यादा सहज महसूस कर रहे हैं। आप सफलता के बाद भी वहाँ सहज महसूस करेंगे या नहीं, ये भी आपको पहले सोचना है। और एक बार किसी रास्ते को चुन लिया आपने, उसके बाद में पीछे मुड़ करके देखने की बात नहीं है। खास करके हम रेगिस्तानियों को तो पीछे मुड़ करके देखने का कोई विकल्प ही शेष नहीं रहता। तो इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है जो हरिवंश राय बच्चन की अनुवादित है कि गहन सघन मनमोहक वन तरु, गहन सघन मनमोहक वन तरु, मुझको आज बुलाते हैं किंतु ये जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। छोटी छोटी चाहनाएं जो आपको अपने रास्ते से डाइवर्ट करती है या फिर आपको रास्ते से भटकाने का काम करती है, उन सभी को छोड़ो और आपका जो मूल लक्ष्य है उसको साधो कि अभी कहाँ आराम बदा, अभी आराम नहीं है जिंदगी में, अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। तो इस प्रकार से ये ज़िंदगी का जो रास्ता है ये पार करना है और मंजिलों को पाते जाना है। मैंने कहा कि सफलता से बड़ा सुख कोई नहीं है, और उस सफलता तक जाने की जो यात्रा है वो भी अपने आप में, हमारे एक साथी है राजू सिंह जी रेडाना व्याख्याता है, उनकी किताबों पर एक कोटेशन लिखा रहता था कि द जर्नी इज द डेस्टिनेशन, जो यात्रा है वही आपकी मंजिल है। इस यात्रा में ही वो आनंद के सुख है जो सफलता के सुख को साथ साथ में महसूस करके और हम अपने जीवन में जब जीते हैं उसे महसूस करते हैं तो एक प्रकार से हमारा जीवन उन्नत होता है। हम लोगों की दृष्टि में एक नई मानसिकता लेकर के लोगों के सामने जाते हैं, एक नई अवधारणा लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं। जब किसी सूत्र को अपने जीवन में अपना करके और फिर लोगों के बीच में उसको रखा जाता है अपने सफलताओं के उदाहरण के तौर पर, तब उस चीज़ को कहना और लोगों के सामने जाना भी अधिक सुखद और सहज महसूस होता है। धन्यवाद।